नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, ये वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के लिए बनाया जा रहा है, जो कि सब्जेक्ट है फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। ठीक है दोस्तों, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर का AG 6007 सब्जेक्ट है वो है। और दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बीच से छोड़कर ना जाएं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा का समय नज़दीक है और इस वीडियो में जितने प्रश्नों को शामिल किया गया है वो टोटली आपके सिलेबस पर आधारित हैं। तो दोस्तों, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, अपने वीडियो पे चलेंगे उससे पहले एक और बात आप लोगों के लिए बता दूं, जिन छात्रों को इसका PDF चाहिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन खोलें, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो बकवास बहुत हुआ, अब हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए समझते हैं आज के प्रश्न क्या क्या हैं और आपको पेपर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? सबसे पहला प्रश्न, मछली पालन के लिए तालाब का सर्वाधिक अनुशंसित गहराई है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मछली पालन के लिए तालाब का सर्वाधिक अनुशंसित गहराई कितना होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, मछली पालन के लिए तालाब का जो गहराई होना चाहिए वो 1.5 से 2 मीटर, यानी 1.5 to 2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और आगे आइए। और आगे क्या है दोस्तों? एपिस मेलिफेरा को अन्यथा खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एपिस मेलिफेरा क्या है? एक मधुमक्खी का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, एपिस मेलिफेरा को इतावली मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इतावली मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। और आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए, बायोगैस संयंत्र में गैस उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है बायोगैस उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होना चाहिए। किसके लिए? बायोगैस संयंत्र में गैस उत्पादन के लिए। और आगे देखिए, और आगे है दोस्तों, भूमिगत किस प्रकार के गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है। यानी दोस्तों, जो भूमिगत गैस संयंत्र होता है उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी फिक्स्ड होम टाइप। यानी भूमिगत गैस बायोगैस संयंत्र के लिए फिक्स्ड होम टाइप का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में हल्का गलत हो गया है, पर कोई बात नहीं, आप लोग मेरी आवाज़ को अच्छी तरह से सुनते रहें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, आगे है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला बायोगैस संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया। यानी दोस्तों, जो वर्ल्ड का सबसे पहला बायोगैस संयंत्र है वो किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों, ये 1939 ईस्वी में स्थापित किया गया, यानी इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1939 ईस्वी में विश्व का पहला बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया। आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि परीक्षा में आप लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, आप लोग तो ज़्यादातर समय, क्योंकि स्वाभाविक है, हर नौजवान लड़का या लड़की गाना, अगर उसके पास फ़ोन है तो गाना सुनेगा, रील्स देखेगा, टाइम बर्बाद करेगा। तो मैं कहूँगा, रील्स देखने और गाना सुनने से अच्छा है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो। और आगे देखिए, और आगे क्या है दोस्तों? बायोगैस के प्राथमिक उत्पाद क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, बायोगैस का प्राथमिक उत्पाद होता है दोस्तों, वो मीथेन गैस होता है। क्या होता है? मीथेन। ठीक है, यहाँ पे उत्पाद पूछा जा रहा है, तो दोस्तों मीथेन ही तो सबसे प्राथमिक उत्पाद होता है एक बायोगैस का। तो इसलिए अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए बायोगैस का प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो फटाक से उत्तर दीजिएगा मीथेन। और आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों? एक आवश्यक शब्द के रूप में खड़ा है। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों, मत्स्य पालन क्या है? एक आवश्यक शब्द के रूप में खड़ा है, क्योंकि आजकल मत्स्य पालन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे इसका मछली पालन जो व्यवसाय है एक अलग ही स्वाभिमान स्थापित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और सरकार भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ये बहुत फ़ायदेमंद कृषि है, इसमें बहुत बचत होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों? आगे इसको छोटा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, अब एक किसान ने अपनी पहली फसल मकई बोई और कटाई से पहले दूसरी फसल गेहूँ बोई। इस प्रकार के फसल पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर पहली फसल मकई बोया जाए, उसके कटाई से पहले दूसरी फसल गेहूं बोई जाए, इस प्रकार के फसल पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों?
तो दोस्तों इसे रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों अगर कोई किसान अपने खेत में मकई बो दिया और मकई को कटने से पहले ही उसमें गेहूं बो दिया तो दोस्तों उसको रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, किसी फसल के बुआई बोने के बाद उसके कटाई से पहले किसी अन्य फसल को बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे है दोस्तों, एक किसान ने अपनी पहली फसल चावल बोई। अब समझिए उसी तरह का प्रश्न, लेकिन इसमें पूछने का तरीका अलग है। एक किसान ने अपनी पहली फसल चावल बोई, ठीक है, और फसल काटने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फसल आलू को खेत में पेश किया। यानी दोस्तों पहला फसल चावल के बाद उन्होंने आलू बोया। इस प्रकार के फसल पैटर्न को क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसको कहेंगे अनुक्रमिक फसल प्रणाली। यानी दोस्तों एक के बाद जब दूसरा हो तो इसको अनुक्रमिक फसल पैटर्न बोला जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी अनुक्रमिक। और आगे देखिए, आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम निरंतर प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम निरंतर प्रदान करता है दोस्तों? तो दोस्तों डेयरी एक ऐसा उद्यम है, इंटरप्रेन्योर है, जिससे लगातार हम लोग को क्या आउटपुट मिलते रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी डेयरी उद्योग क्या है? एक निरंतर प्रोडक्शन देते रहता है, जैसे दूध हो गया, गोबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही बात पूछा जा रहा है, निरंतर प्रदान करता है। तो डेयरी क्या है? निरंतर प्रदान करता है। और आगे देखिए, और आगे क्या है दोस्तों? गैस उत्पादन का कार्य है। तो दोस्तों गैस उत्पादन का क्या कार्य है? गोबर की उपलब्धता। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे ग लिखा हुआ पर कोई बात नहीं, आप लोग इस पर ध्यान न दीजिए, बस सुनिए। यानी गोबर की उपलब्धता क्या है? गैस उत्पादन का कार्य है। और आगे देखते हैं, किस मौसम में गैस उत्पादन काफ़ी अधिक होता है? तो दोस्तों जो बायोगैस का उत्पादन होता है वो मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में कि किस मौसम में गैस का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है? तो दोस्तों गर्मी के मौसम में गैस का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो टंकी होता है उसमें गोबर डालने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे गैस का प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है गर्मियों के मौसम में। और आगे देखेंगे, आगे क्या है दोस्तों? शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, यानी मलबेरी कल्चर जो शहतूत उत्पादन होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों? तो इसका सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है। यानी दोस्तों रेशम का जो उत्पादन होता है विश्व का बात की जाए तो चाइना सर्वाधिक प्रोडक्शन देता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, और आगे क्या है दोस्तों? आगे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न क्या है दोस्तों? मधुमक्खियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अपनाई जाती है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन जो इसका ऑप्शन सी वाला है सही उत्तर हो, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे अक्सर मधुमक्खियाँ झुंड में रहती है। क्यों झुंड में रहती है? ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी मधुमक्खियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अपनाई जाती है? तो झुंड अपनाई जाती है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उद्यम का उभरता हुआ उद्यम है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में हल्का फुल्का गलती हुआ है, पर कोई बात नहीं, हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। बस आप लोग मेरी बात को सुनते रहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का कहने का अर्थ ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एक उभरता हुआ उद्यम है? ठीक है, यहाँ पे उद्यम है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों उभरता हुआ उद्यम के रूप में क्या है? कुक्कुट पालन है, क्योंकि दोस्तों कुक्कुट पालन पर वर्तमान में सरकार द्वारा काफ़ी सब्सिडी दी जा रही है और ये एक उभरता हुआ उद्यम है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, एक ही भूमि के टुकड़े पर क्या दोस्तों? एक ही भूमि के टुकड़े पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना एक साथ निश्चित पंक्ति पैटर्न के साथ क्या कहलाता है दोस्तों? यानी दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति पैटर्न के साथ उगाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। क्या दोस्तों? जिसे हिंदी में बोला जाता है अंतरसस्यन। ठीक है, यानी एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पंक्तिबद्ध तरीका से उगाया जाए उसे क्या बोलेंगे? इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। और आगे देखते हैं, ईंधन के उत्पादन के लिए गोबर का किस प्रकार का उपचार किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, इसका अवायवीय उपचार किया जाता है। और आगे देखते हैं,
बायोगैस से बनी होती है। तो दोस्तों बायोगैस से क्या बनती है? मीथेन बनती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। ठीक है, यानी बायोगैस से मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? यानी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, यानी ए एवं बी दोनों होंगे। और आगे देखिए, एपी श्रेणी के लिए बेहतर अनुकूल है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है एपी श्रेणी क्या है? एक मधुमक्खी के प्रकार है। ठीक है, इसके लिए बेहतर कौन सा होता है? किस स्थिति को ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? मैदान में रहना, या निचली ऊंचाई, या उच्च ऊंचाई, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एपी श्रेणी मधुमक्खियाँ जो होती है उसके लिए उच्च ऊंचाई क्या होता है? बेहतर होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, खाली है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे खाली नहीं है, ये पहले से ही ये जो फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उस पर उस सब्जेक्ट से इस चैनल पे 3 या 4 वीडियो पहले से भी डल चुका है। तो दोस्तों आप लोग जाइए उस वीडियो को चेक कीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।